आज हम भारत की जमीन और खेती किसानी की दुनिया की जरा गहराई में उतरेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भूगोल की किताबों और कुछ जरूरी सवालों के संग्रह से लिए गए हैं, जो हमें इस पूरे विषय की एक ठोस और तथ्यात्मक समझ देंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझना है कि भारत में जमीन का इस्तेमाल कैसे होता है, हमारी खेती की क्या खासियतें हैं और हमारे किसान असल में किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और ये कहानी समय के साथ बहुत बदली है। हम ये भी देखेंगे कि आज़ादी के बाद से अब तक क्या-क्या बदला है, क्या समाधान लाए गए और कौन सी नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि भारत में जमीन को कागजों पर कैसे बांटा जाता है। सुनने में ये थोड़ा सूखा लग सकता है, लेकिन यहीं से पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। सही है। भूराजस्व विभाग, मतलब जो लैंड रेवेन्यू का हिसाब रखता है, वो जमीन को 9 अलग-अलग हिस्सों में देखता है। कुछ तो सीधी सादी हैं, जैसे जंगल या वो जमीन जो बंजर है, या फिर वो जमीन जिस पर खेती नहीं होती, जैसे हमारे शहर, सड़कें और फैक्ट्रियां। सही। इनके अलावा कुछ और दिलचस्प श्रेणियां भी हैं, जैसे स्थायी चारागाह, यानी वो जगह जहां गांव के जानवर चरते हैं। अच्छा। या फिर विविध तरु फसलों और उपवनों वाली जमीन, जिसमें बाग बगीचे आते हैं। और एक होती है परती भूमि, प्रतिभूमि। मतलब वो खेत जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया गया हो। बिल्कुल। इसमें भी 3 तरह की जमीन है। एक वो जो 5 साल से ज्यादा से खाली पड़ी है, एक वो जो 1 साल से कम से खाली है, और एक जो 1 से 5 साल के बीच से खाली है। और इन सब के बाद 9वीं श्रेणी है निवल बोया गया क्षेत्र। सीधी भाषा में कहें तो वो जमीन जिस पर असल में खेती हो रही है, जहां फसलें उग रही हैं। जी। लेकिन यहां सबसे मजेदार बात यह है कि इन सभी श्रेणियों का हिसाब किताब पिछले 70 सालों में बहुत बदल गया है। हाँ, और हमारे स्रोत 1950-51 और 2019-20 के बीच के आंकड़े देते हैं, जो इस बदलाव को साफ दिखाते हैं। जैसे हमारे जंगल का क्षेत्र 17% से बढ़कर 23.4% हो गया, जो अच्छी बात है। एक मिनट, अगर जंगल का क्षेत्र भी बढ़ गया और शहरों सड़कों वाला यानी गैर कृषि उपयोग वाला एरिया भी 3.2% से बढ़कर 9.1% हो गया, तो ये जमीन आई कहां से? जमीन तो उतनी है, इसका मतलब किसी और श्रेणी की भूमि जरूर कम हुई होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस डेटा का सबसे रोचक हिस्सा है। ये जमीन आई है बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से। अच्छा। बंजर भूमि 13.4% से घटकर सिर्फ 5.4% रह गई और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि 8% से घटकर 3.9% पर आ गई। तो इसका सीधा सा मतलब है कि समय के साथ हमने अपनी ज्यादा से ज्यादा जमीन को किसी न किसी काम में लगा लिया है। बिल्कुल, या तो उस पर जंगल उगाए, या खेती की, या फिर शहर बसा दिए। इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी बात स्रोतों में बताई गई है, साझा संपत्ति संसाधन यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की। ये क्या चीज है? ये वो जमीन है जिसका मालिक कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा समुदाय होता है, जैसे गांव की चारागाह भूमि या पंचायत की जमीन। मतलब ये सरकारी या पंचायत की होती है? ये और ये ग्रामीण भारत में खासकर भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। जीवन रेखा कैसे? आप सोचिए, एक परिवार जिसके पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, वो अपनी आजीविका कैसे चलाएगा? हाँ। अक्सर पशुपालन के जरिए। सही। लेकिन जानवरों को चराने के लिए जगह कहाँ से आएगी? वो इन्हीं साझा चारागाहों से आती है। घर में चूल्हा जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी भी अक्सर यहीं से मिलती है। तो ये साझा संसाधन एक तरह से ग्रामीण भारत के लिए एक सोशल सेफ्टी नेट का काम करते हैं ना? बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत खेती की बात करते हैं तो वहां का पूरा गणित मौसम के चक्र और फसल की किस्मों पर निर्भर करता है। भारत में ये चक्र 3 मुख्य ऋतुओं में बटा हुआ है, सही है? जी हाँ, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसल मानसून के साथ शुरू होती है, जून से सितंबर तक। इसमें ज्यादा पानी वाली फसलें होती हैं, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा। फिर अक्टूबर-नवंबर में जब हल्की ठंड शुरू होती है, तब रबी की फसल बोई जाती है, जैसे गेहूं, चना, सरसों। और इन दोनों के बीच गर्मियों में एक छोटी सी फसल होती है, जिसे जायद कहते हैं, जिसमें तरबूज, खीरा और सब्जियां उगाई जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन नमी या पानी के आधार पर भी तो खेती को बांटा गया है। हाँ, और ये वर्गीकरण शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है सिंचित कृषि, यानी जहां नहर, ट्यूबवेल या तालाब से सिंचाई की सुविधा है। और दूसरी
दूसरी है वर्षा निर्भर कृषि, जिसे बारानी भी कहते हैं, जो पूरी तरह से इंद्र देवता की मेहरबानी पर टिकी है। और सिंचित कृषि में भी 2 प्रकार बताए गए हैं, रक्षित और उत्पादक। ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, रक्षित सिंचाई एक तरह से फसल के लिए इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड? हाँ, इसका मकसद बस फसल को तब मरने से बचाना है जब बारिश दगा दे जाए, ताकि किसान की लागत तो कम से कम निकल आए। अच्छा। लेकिन उत्पादक सिंचाई एक ओलंपिक कोच की तरह है, जिसका मकसद है फसल को हर तरह का पोषण यानी भरपूर पानी देकर उससे रिकॉर्ड तोड़ पैदावार करवाना। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन? जी, ज्यादातर नहरों और ट्यूबवेल का पानी इसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में सिर्फ 33% कृषि भूमि ही सिंचित है। इसका मतलब देश के 2/3 किसान आज भी हर साल सीधे सीधे मानसून से जुआ खेल रहे हैं। यही भारतीय कृषि की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी चुनौती है। तो अगर मुख्य फसलों की बात करें तो सबसे पहले चावल आता है ना? भी है। दुनिया का लगभग 22% चावल भारत में उगता है। स्रोतों में एक दिलचस्प बात पश्चिम बंगाल के बारे में बताई गई है कि वहाँ किसान एक साल में 3-3 फसलें ले लेते हैं। हाँ, औस, अमन और बोरो। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली कहानी तो पंजाब और हरियाणा की है। हाँ, ये तो पारंपरिक रूप से चावल उगाने वाले राज्य थे ही नहीं। बिल्कुल, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प और विरोधाभासी पहलू है। यह हरित क्रांति का सीधा सीधा असर था। अच्छा। 1970 के दशक में सिंचाई की सुविधाओं, खासकर ट्यूबवेल और नहरों के जाल और बेहतर बीजों की मदद से इन राज्यों में चावल की खेती शुरू हुई। और इसने देश को भूखमरी से बचाया? हाँ, एक तरफ तो ये हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इसने उन राज्यों की जमीन से इतना पानी खींच लिया कि आज वही इलाके भूजल की भयानक कमी और जमीन के खारेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब एक वक्त का समाधान भविष्य की एक नई चुनौती बन गया। बिल्कुल, ये एक क्लासिक उदाहरण है इसका। चावल के बाद जाहिर है गेहूं का नंबर आता है। सही है। गेहूं भारत का दूसरा मुख्य अनाज है और ये एक रबी फसल है। दुनिया का लगभग 12.8% गेहूं भारत उगाता है। ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। जी, और मध्य प्रदेश भी। तो ये तो हुई हमारी कृषि की एक मोटी मोटी तस्वीर। लेकिन जैसा आपने कहा, चुनौतियां बहुत हैं। स्रोत भारतीय कृषि की कई गंभीर समस्याओं पर रोशनी डालते हैं। पहली तो यही है अनियमित मानसून पर निर्भरता, जिस पर हम बात कर चुके हैं। और इसी वजह से सूखा और बाढ़ दोनों भारतीय कृषि के लिए जुड़वां संकट है। हाँ। एक तरफ राजस्थान और महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे इलाकों में सूखा आम है, तो दूसरी तरफ कई बार उन्हीं इलाकों में अचानक बाढ़ भी आ जाती है। ये अनिश्चितता किसानों के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। दूसरी बड़ी समस्या है निम्न उत्पादकता। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम तो सुनते हैं कि हम चावल और गेहूं उत्पादन में दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं। हाँ, पर यहाँ बात कुल उत्पादन की नहीं, बल्कि प्रति हेक्टेयर पैदावार की हो रही है। अच्छा, मतलब 1 हेक्टेयर जमीन में हम कितना अनाज उगा पाते हैं? बिल्कुल। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो भारत में चावल, गेहूं या कपास की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों से काफी कम है। और जो इलाके बारिश पर निर्भर हैं, वहाँ मोटे अनाज और दालों की उत्पादकता तो बहुत ही ज्यादा कम है। स्रोतों में एक और बहुत बड़ी समस्या बताई गई है, छोटी और बिखरी हुई कृषि जोतें। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। भारत में लगभग 60% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी छोटी जमीन है, और 40% के पास तो आधे हेक्टेयर से भी कम। यह आंकड़ा तो सच में हिला देने वाला है। मतलब देश के आधे से ज्यादा किसान इतनी छोटी जमीन पर गुजारा कर रहे हैं, जिस पर शायद एक बड़ा बगीचा भी ठीक से न बन पाए। इसमें तो ट्रैक्टर चलाना भी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। और बढ़ती आबादी के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होता रहता है, जिससे खेतों का आकार और भी छोटा होता जा रहा है। हाँ, और इतनी छोटी जमीन पर आधुनिक तरीके से खेती करना और उससे मुनाफा कमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये खेती बस किसी तरह पेट भरने के लिए ही हो पाती है। और इन सभी समस्याओं से जुड़ा हुआ है किसानों पर कर्ज का बोझ। जी, क्योंकि खेती अब सस्ती नहीं रही। अच्छे बीज, खाद, कीटनाशक ये सब बहुत महंगे आते हैं। और छोटे किसान इन्हें खरीदने के लिए अक्सर स्थानीय महाजनों या संस्थानों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेते हैं। और अगर मॉनसून ने दगा दे दिया या फसल में कोई बीमारी लग गई, तो वो कर्ज के एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ।
मैं एक बार महाराष्ट्र के एक गांव में थी। वहां एक किसान ने मुझे बताया कि उसने बीज और खाद के लिए जो कर्ज लिया था, उसका ब्याज असल कर्ज से 2 गुना हो चुका था। अरे बाप रे। उसने एक लाइन कही जो मुझे आज भी याद है, साहिबा, हम खेत में फसल नहीं, सिर्फ कर्ज उगा रहे हैं। ये एक लाइन उस पूरे दुष्चक्र को बयां कर देती है। बिल्कुल। और इस सब के ऊपर एक और बहुत बड़ी समस्या है, खेती की जमीन की क्वालिटी का खराब होना। और ये खासकर हरित क्रांति के बाद की देन बताई जाती है। क्यों? ज्यादा पैदावार की होड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इतना ज्यादा और अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ कि जमीन की अपनी दोभूजल उर्वरता ही खत्म होने लगी। अच्छा। और एक समस्या है लवणता और क्षारीयता। आम भाषा में कहें तो जमीन में नमक की मात्रा का इतना बढ़ जाना कि वो जहरीली हो जाए। ये कैसे होता है? होता ये है कि जब खेतों में, खासकर पंजाब और हरियाणा में, जरूरत से ज्यादा पानी भरा जाता है तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन अपने पीछे जमीन पर नमक की एक सफेद परत छोड़ जाता है। धीरे धीरे ये नमक मिट्टी में इतना घुल जाता है कि पौधों की जड़ों को ही गलाने लगता है। स्रोत बताते हैं कि लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि इसी वजह से खराब हो चुकी है। तो जाहिर है इन समस्याओं से निपटने के लिए कोशिशें भी हुई होंगी। हाँ। आजादी के बाद सरकार का सबसे पहला लक्ष्य तो किसी भी तरह खाने का उत्पादन बढ़ाना था। हाँ, क्योंकि देश विभाजन के समय एक बहुत बड़ा और उपजाऊ सिंचित कृषि क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। फिर 1960 के दशक में देश को लगातार 2 भयंकर अकालों का सामना करना पड़ा। और इसी संकट की कोख से हरित क्रांति का जन्म हुआ। सही कहा। 1960 के दशक के बीच में मेक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से चावल की ज्यादा उपज देने वाली किस्में, मतलब HYV सीड्स, भारत लाई गईं। और इन्हें रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के साथ एक पूरे पैकेज के रूप में अपनाया गया। बिल्कुल। नतीजा चमत्कारी था। खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई और भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, इसका एक दूसरा पहलू भी था। शुरू में इसका फायदा सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सिंचित इलाकों को ही मिला। हाँ, जिससे देश में एक क्षेत्रीय असमानता पैदा हो गई। ये इसकी शुरुआती आलोचना थी। सो में भी फैली। लेकिन निम्न उत्पादकता और छोटी जोतों जैसी समस्याओं के लिए और भी उपायों की जरूरत थी। तो इन समस्याओं के लिए स्रोत क्या उपाय सुझाते हैं? कई व्यवहारिक उपाय हैं, जैसे किसानों को नई तकनीक, बेहतर बीज और खाद के सही इस्तेमाल के बारे में जागरूक करना, और एक ही खेत में फसलें बदल बदल कर बोना, जिसे फसल चक्र कहते हैं, और एक ही साल में 2 फसलें लेने को बढ़ावा देना। और बहुत जरूरी, गांवों में मिट्टी की जांच के लिए लैब स्थापित करना, ताकि किसान को पता चले कि उसके खेत को किस खाद की जरूरत है। बिल्कुल। और किसानों को कर्ज के जाल से बचाने के लिए, उसके लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकालकर बैंकों से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें कम ब्याज दर पर संस्थागत कर्ज मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसी दिशा में कदम था, है ना? जी, एक बहुत बड़ा कदम था। जमीन की क्वालिटी खराब होने की जो समस्या है, उसे रोकने के लिए क्या सुझाव हैं? ये तो एक बहुत बड़ी पर्यावरण की चुनौती भी है। इसके लिए खेती के टिकाऊ तरीकों पर जोर दिया गया है, जैसे स्ट्रिप फार्मिंग, जिसमें पानी के बहाव को रोकने के लिए अलग-अलग फसलों की पट्टियां बनाई जाती हैं। और पहाड़ी इलाकों के लिए? पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कॉन्टूर फार्मिंग, यानी सीढ़ीदार खेती को प्रोत्साहित करना। और सबसे जरूरी, पानी की बर्बादी रोकने और जमीन को खारा होने से बचाने के लिए सिंचाई की नई तकनीकें, जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। बिल्कुल, उन्हें अपनाना। सरकार ने भी इस दिशा में कुछ नई पहल की हैं, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना। हाँ, ये जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की योजना है, ताकि रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो। इसके अलावा तकनीक का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। किसान पोर्टल जैसी डिजिटल पहल की गई है। आप सोचिए, बिहार का एक छोटा किसान, हाँ, जिसके पास पहले सिर्फ गांव के आर्थिक की जानकारी थी, अब अपने फोन पर देख सकता है कि दिल्ली की मंडी में टमाटर का क्या भाव चल रहा है। ये तकनीक उसे मोल भाव करने की वो ताकत देती है जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि भारतीय कृषि एक बहुत ही जटिल विषय है। इसमें अपार संभावनाएं भी हैं और उतनी ही गंभीर चुनौतियां भी। जी। हमने जमीन के वर्गीकरण से लेकर हरित क्रांति तक और किसानों की समस्याओं से लेकर आधुनिक समाधानों तक की एक लंबी यात्रा की है। बिल्कुल। और हमने देखा कि कैसे 1960 के दशक में
एक टेक्नोलॉजी यानी HYV बीज ने भारत को एक बड़े खाद्य संकट से बाहर निकाला था। आज जब जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल स्तर और मिट्टी का खराब होना एक नई और शायद उससे भी बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है, तो ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि आगे क्या? हाँ, कि भारतीय कृषि के लिए अगली बड़ी तकनीकी या नीतिगत क्रांति क्या हो सकती है। वो क्या चीज होगी जो न सिर्फ पैदावार बढ़ाए बल्कि हमारी खेती को पर्यावरण के लिए टिकाऊ और किसानों के लिए ज्यादा मुनाफे वाला भी बनाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।